and yesterday we studied aging, negative physiological changes in our body, और इसमें gerontology study of aging. Gerontology is study of aging. इसके मुताबिक दुनिया के अंदर ऐसे लोग जिनकी उम्र 75 ईयर्स है उनकी तादाद इस वक्त है 8 मिलियन, और अगले 50 सालों में ये हो जाएगी तकरीबन 14.5 मिलियन। और ऐसे लोग जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है उनकी तादाद इस वक्त है 5 मिलियन, और अगले 50 सालों में ये हो जाएगी 12 मिलियन। और इसके बाद हमने फिर एजिंग की साइंस पढ़े कि ओल्ड एज की क्या निशानियाँ होती हैं, कैसे पहचानेंगे कि बंदा बूढ़ा हो गया। और इसके बाद फिर प्रोसेस ऑफ एजिंग जो है ये क्यों होता है, इसके बारे में ये गैस है कि जब किसी आर्गन को बनाना हो तो उसमें सेलों की तादाद फिक्स होती है कि कितने सेल होंगे तो वो आर्गन पूरा बनेगा। तो उतनी तादाद सेलों की पूरी करने के लिए फिर वो तलका जो सेल है वो डिवाइड करते हैं, तो इसको कहते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ सेल डिवीजन। जब वो आर्गन पूरा बन जाता है तो फिर मज़ीद डिवीजन जो है ये नहीं होती। और बाद आर्गन्स जैसे ब्रेन वगैरह है तो उसका अगर कोई सेल बाद में मर जाए तो उसकी जगह पे फिर नया सेल जो है वो नहीं बनता, और इस तरह से उतनी उसमें कमज़ोरी आ जाती है, एजिंग हो जाती है, बुढ़ापा हो जाता है। इसके बाद इंट्रासेलुलर चेंजेस, सेल जो बनते हैं उनके अंदर जो हिस्से काम करते हैं वक्त के साथ साथ वो पुराने हो जाते हैं। और फिर जैसे हमारा जो सूट वगैरह कोई सिलाएं तो वक्त के साथ साथ उसके कुछ हिस्से नकारा हो जाते हैं, कभी जिप खराब हो जाती है, कभी बटन टूट जाता है। इस तरह सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं और कोलेजन फाइबर्स जो हैं उनके क्रॉस लिंक्स हो जाते हैं, ऑर्गेनल्स काम करने के काबिल नहीं रहते तो वो सेल कमज़ोर हो जाता है। और फिर इसी तरह से जब सेल इस काबिल नहीं रहते कि वो अपना काम कर सकें तो फिर वो हिस्सा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद फिर वो ऑर्गन्स ख़राब हो जाएगा तो बंदे में तकलीफ़ें शुरू हो जाएंगी, बीमारियां शुरू हो जाएंगी। अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जैसे किडनी है, दिल है, ब्रेन है, तो उसके काम छोड़ने से फिर डेथ जो है ये हो सकती है। इसके अलावा स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, सेल के अंदर जो डीएनए है, जो जीन्स हैं जिसकी हिदायत के मुताबिक सेल ने अपनी ज़िंदगी बसर करनी है, उसमें भी चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। तो डीएनए के अंदर जो चेंज आएगी इसको म्यूटेशन कहेंगे, और इसके मुताबिक फिर जो वो पहले काम कर रहा था सेल वो हो सकता है कि वो काम ही ना कर सके इस म्यूटेशन की वजह से, और इस तरह से फिर बंदे में कोई बीमारी शुरू हो जाए। प्रोसेस ऑफ एजिंग जो है इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, इनएविटेबल का मतलब है ये लाजमी हो जाता है, लेकिन हम इसको डिले कर सकते हैं अगर हम कुछ कवानीन जो है इस पर अमल करें। मसलन यहाँ पे पहला कानून लिखा हुआ है कि रेगुलर एक्सरसाइज करें और रेगुलर मील, खाना टाइम पे खाएं, उतना ही खाएं जितनी ज़रूरत है, और जब भूख लगी हो तो फिर खाएं। और ये जो रूल है खाना टाइम पे खाना, उतना ही खाना जितनी ज़रूरत है, और भूख लगी हो तो उतनी उस वक्त खाना, इसको अक्सर लोग जो है ये इग्नोर कर देते हैं। ख़ास तौर पे पार्टीज़ में जैसे कई रात के फंक्शन चलते हैं तो लोग जो हैं वो रात को खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, फिर उसके फ़ौरन बाद लेट जाते हैं, और वो खाना जो है फिर हज़म होने के बाद चिकनाई में चेंज हो जाता है, और फिर चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है जिस्म के अंदर, और बुढ़ापा जो है वो जल्दी आ जाता है। इसी तरह बहुत से लोग एक्सरसाइज नहीं करते, ख़ास तौर पे जो ताजर लोग होते हैं वो सारा दिन काउंटर पे बैठे रहते हैं, खाना भी अच्छा खाते हैं, और जिस्म के अंदर क्योंकि हरकत नहीं होती तो उनका पेट भी बड़ा हो जाता है, और बुढ़ापा जो है उनको जल्दी आ जाता है, शक्ल बिगड़ जाती है चिकनाई जमा होने की वजह से जिस्म के अंदर। फिर एडिक्वेट स्लीप, मुनासिब स्लीप भी ज़रूरी है सेहतमंद रहने के लिए, और ये जो पॉइंट है ये भी इग्नोर कर दिया जाता है। अक्सर लोग जो हैं ये ताजरों की ही फिर मैं बात करने लगा हूँ कि जब वो ईद वगैरह का दिन होता है तो वो कई कई घंटे रात को भी वो अपनी दुकान खुली रखते हैं, और सोने का टाइम जो है उनको नहीं मिलता। इसके बाद एब्सटीनेंस फ्राम स्मोकिंग, किसी किस्म का भी नशा नहीं करना चाहिए। नशे क्योंकि जहरीली चीज़ें होती हैं, और उनकी वजह से फिर हमारा जिस्म जो है वो वक़्त से पहले अपना काम जो है वो छोड़ देता है, बूढ़ा हो जाता है। और इसी तरह वज़न भी मुनासिब होना चाहिए,
और इसको बहुत ज़्यादा ओवरवेट भी नहीं होना चाहिए बंदे को, और बहुत ज़्यादा कम वज़न भी नहीं होना चाहिए। तो जितना डॉक्टरों के असूल के मुताबिक है उतना होना चाहिए। इस तरह हमारी जो एजिंग का प्रोसेस है वो तकरीबन 11 साल तक पीछे चला जाएगा, यानी लेट आएगी हम एजिंग। अब हम इसमें दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, रीजनरेशन। रीजनरेशन की डेफिनेशन ये है कि जब जिस्म का कोई हिस्सा कट जाता है और या उसमें कोई ज़ख़म आ जाता है तो जिस्म उसको फिर रिपेयर करता है, और अगर वो हिस्सा कट जाए तो उसको फिर बनाने के काबिल हो जाए जिस्म, तो इसको कहेंगे कि उसने रीजनरेशन की है। अब अगर हम इसमें देखें कि कौन से जानदार कितनी रीजनरेशन करते हैं, तो सबसे सिंपल जो जानदार हैं जैसे स्पंजेस, यहाँ पे लिखा हुआ मल्टीसेलुलर जानदारों में सिंपलेस्ट है, तो इनमें रीजनरेशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर इनके टुकड़े टुकड़े भी काट के एक छाननी में से गुजार के नीचे रख दे तो वो मिलकर फिर स्पंज बन जाते हैं। और लेकिन अगर ज़्यादा जिस्म का हिस्सा दोबारा बनाना होगा तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। इस तरह से बाद में एक साल भी लग सकता है। अगर थोड़ा हिस्सा डैमेज हुआ तो फिर जल्दी रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लॉबस्टर्स हैं और इनकी टांगें होती हैं, कुचारी की तरह की टांगें होती हैं, उनको कहते हैं पिंसर कला। अगर वो टूट जाए तो वो फिर बन जाता है। स्टार फिश जो है उसका बाजू टूट जाए तो वो फिर बन सकता है, और टूटा हुआ बाजू जो है वो भी पूरी स्टार फिश बना सकता है। और अगर सारे बाजू भी कट जाएं, सिर्फ सेंटर वाला हिस्सा जो है मौजूद हो, तो वो फिर रीजनरेट करके नए बाजू जो है ये बना सकते हैं। इसी तरह यहाँ प्लेनेरियन आप देख रहे हैं कि ये सेंटर से कट जाता है, खुद ही एक बाजू काट ये डिवाइड करता है, और अगला हिस्सा जो है वो फिर पिछला हिस्सा रीजनरेट कर लेता है, और पिछला हिस्सा जो है वो फिर अगला हिस्सा रीजनरेट करेगा। इस तरह से इसकी तादाद में भी इजाफा हो जाएगा। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी एक तरीका है रीजनरेशन। इसी तरह अर्थवर्म जो है उसका हेड कट जाए तो वो दोबारा भी बन सकता है। और सैलामेंडर जो है इसमें देखा गया कि उसकी टांग अगर कट जाए या टेल कट जाए तो वो फिर बन सकती है। लीजर्ड को अक्सर आपने देखा है कि जब उसको पकड़ने के लिए कोई जानदार दौड़ता है तो वो एक झटके से अपनी टेल को तोड़ के अलग कर देती है, और फिर दोबारा आस्ता आस्ता उसकी टेल जो है ये फिर उगना शुरू हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है। बर्ड्स और मैमल्स जो हैं इनके हिस्से जो हैं वो मसलन अगर उंगली वगैरह कट जाए तो वो रीजनरेट तो नहीं होती, लेकिन वो जख्म जो है वो बंद हो सकता है, उसकी मरम्मत हो सकती है। इसी तरह हड्डी टूट जाए तो वो भी अगर सही तरीके से जोड़ दी जाए तो वो दोबारा जो है वो सही हो सकती है, फ्रैक्चर वगैरह। और स्किन के ज़ख्म जो है ये भी सही हो सकते हैं, लेकिन अगर वो ज़ख्म बहुत गहरा हो तो फिर बिल्कुल उसी तरह की दोबारा स्किन जो है वो नहीं बनती, उसमें डिफेक्ट रह जाता है, वहाँ से पतली सी स्किन बनती है और एक निशान सा रह जाता है, जिससे पहचान हो सकती है कि इस हिस्से में कभी ज़ख्म हुआ था और अब आराम आ गया। प्लांट्स में रीजनरेशन बहुत ज़्यादा होती है, और एलगी वगैरह में, स्पारो वगैरह में आपने देखा है कि वो जो बड़ा लंबा फिलामेंट होता है, सेलों की एक लाइन बनी होती है, वो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और उनमें से फिर हर एक टुकड़ा जो है वो एक नया जानदार बन जाता है। इसी तरह कमाद वगैरह में आपने देखा है गन्ना जो है उसके पीस काट के लगा दिए जाते हैं, और उनसे फिर नए गन्ने जो हैं ये बन जाते हैं। और इसी तरह से आप दरख्त की एक ब्रांच काटते हैं तो उसके नीचे से फिर और ब्रांच जो है वो उगना शुरू हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रीजनरेशन। तो रीजनरेशन उसी तरीके से होती है जैसे वो एम्ब्रियोनिक एज में बना था, और जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें कुछ एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं, नियोब्लास्ट, जो अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, और वो इसीलिए रखे जाते हैं कि अगर वो हिस्सा काट गया तो ये फिर उधर जाकर उस हिस्से की मरम्मत करेंगे। और जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें ज़ख्म के इर्द गिर्द जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं वो डी डिफ्रेंशिएट होते हैं, फिर उस ज़ख्म को मरम्मत करते हैं, और रीजनरेशन के बाद फिर दोबारा रीडिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, उसी तरह के या किसी और तरह के बन जाते हैं।